So hello guys, let us begin with the lecture number 4 of our chemical equilibrium. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कैलकुलेशंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड हमने फिनिश किया था विथ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और उसके बाद हमने किए थे कुछ 5-6 सैम्पल प्रॉब्लम्स। अभी लेक्चर्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम प्रायोरिटी हमारी आज रहेगी ली चैटले प्रिंसिपल पर, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें करना होगा, दैट इज वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इक्वेट कराए थे, रिलेट कराए थे पिछली क्लास में, फिर कुछ क्वेश्चंस हमने किया था। अभी एक छोटा सा टॉपिक और उठाते हैं एंड दैट इज वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो, इसमें भी लोग फॉर्मूलाज रटते रहते हैं और वो जो अल्फा डी अपॉन डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये वाले फॉर्मूलाज रटते रहते हैं, बट वो आज रटते हैं कल भूल जाते हैं, ऐसा होता है। ऑल्दो ये टॉपिक कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग देने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं देना है इसमें, बट वो जो फॉर्मूला है उसको बहुत आसान तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको मैं ये बता दूं वेपर डेंसिटी क्या है। तो वेपर डेंसिटी तो एक्चुअली में वेपर डेंसिटी इज एक्चुअली मोलर वेट बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। आप इसको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आते हो, ठीक है। तो मोलर वेट बाय 2, दिस इज बाय डेफिनेशन वेपर डेंसिटी। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर वेपर डेंसिटी किसी सब्सटेंस के लिए बताया। अगर मैं यहाँ वेपर डेंसिटी किसी मिक्सचर की बताऊँ, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी मिक्सचर, तो किसी मिक्सचर का मोलर वेट कैसे निकलता है, तो उसको कहते हैं अपन एवरेज मोलर मास। यही होता है ना जी हाँ। तो मोलर वेट कैसे निकलता है, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर वेट अपॉन 2। कुछ इस तरह से वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर डिफाइंड होगा। तो अभी बात आती है सर ये एवरेज मोलर वेट कैसे निकाला जाए। तो एवरेज मोलर वेट कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना। एवरेज मोलर वेट निकालने के लिए आपके पास सोचो सैंपल है, सैंपल में ए भी है, बी भी है, सी भी है, सब कुछ है। तो मोलर वेट आप किसका बताओगे, ए का या बी का या सी का, ऐसे इंडिविजुअली तो बताओगे नहीं। आपको अगर मिक्सचर का मोलर वेट बताना है तो आप एक काम करो, जब आप नॉर्मली मोलर वेट बताते हो किसी सब्सटेंस ए का, तो आप क्या करते हो, टोटल मास ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए। यहां भी यही काम करना है। आप मिक्सचर का मोलर वेट बताने जा रहे हो तो आप यहां पर लें टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स हम करेंगे तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मिलेगा। अब एक बात यहां से सीधे समझ में आ रही है कि ये जो टोटल मास है, ये जो टोटल मास है, मास तो हमेशा कंजर्व्ड रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं। मास किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में कभी भी मास तो चेंज होने वाला नहीं। तो मास चेंज नहीं हो रहा है, तो मास कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेपर डेंसिटी ऑफ एनी मिक्सचर और एनी सब्सटेंस इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स? यस। तो यू कैन राइट दैट वेपर डेंसिटी, कोई फीलिंग नहीं लेना इस फॉर्मूले का, ठीक है। बस सिंपली आपको ये फॉर्मूला मैथमेटिकली डिफाइन किया हमने, इस तरह से लिखा है, वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स, टोटल मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड यस, दिस इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टॉपिक एंड वी विल बी यूजिंग इट थ्रू आउट। बहुत ईजी है। फिर इसके बाद दिस इज द की कॉन्सेप्ट, इसी को हम उठाकर आगे चलेंगे और हम वेपर डेंसिटी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ रिलेट करेंगे। तो चलो अभी पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेट करते हैं। सो लेट मी टेक अ सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन एंड देन हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। सो लेट अस टेक अ रिएक्शन वेयर वी हैव ए गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद बी गैसियस। सपोज करो n मोल्स ऑफ बी। अब इनिशियली आप a का कुछ अमाउंट ले रहे हो, लेट इट बी स्मॉल a, आपने स्मॉल a अमाउंट लिया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पिछली क्लास में सिखा चुका हूं, a माइनस a अल्फा
तो अब ये ए अल्फा जाएगा तो ये एन ए अल्फा बनेगा। अब देखो जब इनिशियल कंडीशंस थे, जब इनिशियल कंडीशन था तब आपके पास सिर्फ कौन मौजूद था कंटेनर में, ए था। तो इनिशियल वेपर डेंसिटी जो होगी, वेपर डेंसिटी इनिशियल, दैट विल बी सिंपली मोलर वेट ऑफ ए बाय 2, यही होगी मोलर वेट ऑफ ए बाय 2, सिंपली वेपर डेंसिटी इनिशियल मोलर वेट ऑफ ए बाय 2। और इसके बाद आप अगर यहां मैं लिख देता हूं मोलर वेट ऑफ ए बाय 2, और इसी में अगर जब मैं बात करूंगा वेपर डेंसिटी फाइनल, तो वेपर डेंसिटी फाइनल वैल्यू से हमको कुछ लेना देना नहीं, हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो एक रिलेशन बताना है। और ये देखो बेटा, ये तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, मोलर वेट आपको पता ही रहेगा, तो ये वैल्यू तो नोन ही रहती है। इफ यू नो व्हाट द सब्सटेंस इज, ये वैल्यू तो नोन ही रहती है। तो अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन वेपर डेंसिटी फाइनल इज इक्वल्स टू मोल्स फाइनल अपॉन मोल्स इनिशियल, क्योंकि टोटल मोल्स के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, उसी चीज को हमने इस तरह से लिख दिया। तो यहां पर देखो, अगर आप वेपर डेंसिटी इनिशियल वेपर डेंसिटी को किसी किसी बुक में कैपिटल डी से डिनोट करता है, तो मैं भी उसको कैपिटल डी से डिनोट कर दे रहा हूं। फाइनल को स्मॉल डी से करता है तो स्मॉल डी से कर दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू मोल्स फाइनल। तो फाइनल मोल्स कितने हैं, तो ठीक है सर, फाइनल मोल्स हैं आपके ये सबका सम है ना, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा अपॉन इनिशियल मोल्स कितने थे, ए थे। इस तरह से ए तो कट जाएगा दिख रहा है, और आपके पास डी डी और इसका एक रिलेशन आ जाएगा, एंड लेट मी टेल यू दिस रिलेशन इज अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एन माइनस 1 डी। मैं फिर से बोलूंगा, ये फॉर्मूला तो है बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको याद करना है आपको, ठीक है। इसके बिना आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो द बेसिक की कॉन्सेप्ट। जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो जानते हो, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बीच में भी रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो लेट अस राइट फॉर एसोसिएशन रिएक्शन, for association reaction. So if I talk about association reaction, it will be like कुछ A के मोल्स हैं वो एसोसिएट होके AN बन जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, Na एसोसिएटिंग टू फॉर्म AN, तो ये आपका एसोसिएशन हुआ है, सपोज दिस इज एसोसिएशन। फिर वही बात, आप इनिशियली इसके A मोल्स थे, ये 0 मोल्स थे, फाइनली ये मानो A माइनस A अल्फा खर्च हुआ, तो बाई नॉर्मल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन यू कैन राइट कि यहां पर ये कितना बना होगा, n मोल से 1 मोल बनता है तो 1 मोल से 1/n बनता होगा, तो A अल्फा मोल से A अल्फा बाई n बनता होगा। यूनिटरी मेथड ऑफ क्लास 6-7 आप अप्लाई करें तो A अल्फा बाई n ये आया। नाउ अगेन अप्लाई द सेम थिंग, दिस थिंग अप्लाई द सेम थिंग, तो वेपर डेंसिटी D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू, अब यहां पे फाइनल तो लिखोगे A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा बाई n अपॉन नीचे रहेगा सिर्फ A, और अगेन यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड D, एंड दैट रिलेशन इज, मैं फिर से बोलूं ये फॉर्मूलाज याद करने योग्य नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, इसलिए मैं आपको देखकर बता रहा हूँ, यूज भी नहीं आता है, देयरफॉर नो नीड ऑफ मेमोराइजिंग दीज फॉर्मूलाज। डी इंटू, हाँ नीट वाले बच्चों को यूज में आता है क्योंकि वो दिमाग बेच के एग्जाम देते हैं, है ना, उस एग्जाम के लिए दिमाग नहीं चाहिए होता है, तो दिमाग बेच के एग्जाम देना है तो आप इनको रट लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर एसोसिएशन के लिए ये हमने बनाया।
नाउ लेट अस टेक अ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। एक चलो एक सैम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम इससे पूछा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई ज़्यादा फीलिंग नहीं लेनी है इस टॉपिक की। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेथड है, वेपर डेंसिटी को मोल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करो, क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है उस तरह से सॉल्व करो। और मेरा नहीं ख्याल कि जेई एडवांस में इससे कोई सवाल आएगा, मेंस का टॉपिक आप मान सकते हो उसको। चलो, तो क्वेश्चन इज लाइक vapor density of a mixture containing NO2 and N2O4 is 38.3 at 33 degrees Celsius. At 33 degrees Celsius. Calculate the number of moles of NO2 if 100 gram of N2O4 were taken initially. ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो एक बार सॉल्व करके, फिर हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो पहले। चलो अब देखें इसको सॉल्व करके। तो क्वेश्चन में आपके पास N2O4 है, N2O4 इन इक्विलिब्रियम विथ NO2 2NO2, बढ़िया है। एंड वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग दिस एंड दिस एट दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 बताना है। इसका मोलर वेट कितना होता है? 92 होता है ना। मोलर वेट ऑफ N2O4 इज 92 आई गेस, यस ये 92 होता है। तो बेटा बस वही फॉर्मूला आप यूज करिए। सपोज इनिशियल मोल्स ए है, ये 0 है, देन ए माइनस ए अल्फा करोगे तो ये 2a अल्फा हो जाएगा, ये 2a अल्फा हो जाएगा। देन अप्लाई द सेम वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू a प्लस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स फाइनली, दैट इज a प्लस a अल्फा, a plus a alpha upon initially it was a, तो which is simply 1 plus alpha, ये कुछ 1 plus alpha आएगा। अब बेटा d की जगह पे और इस d की जगह पे बहुत इजीली आप वैल्यूज डाल देंगे, बिकॉज दिस स्मॉल d is given as what 38.3, this is 38.3 given, and this capital D is actually the initial vapor density, and initially you have only this thing, so what will be the vapor density of N2O4? It is actually molar weight by 2, which is 92 by 2, and hence it is 46. So this is 46 and this is 38.3, and this is 1 plus alpha. Using this you can find what? Alpha. And क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। तो NO2 के कितने मोल्स हैं? 2a अल्फा, अल्फा आपका आ चुका है, तो NO2 के मोल्स की बात करा जाए अगर, तो मोल्स ऑफ NO2 इज 2 into a। a क्या है? 100 ग्राम लिए थे तो कितना मोल्स था वो? तो 100 अपॉन 92 इंटू अल्फा, और अल्फा भी आपने निकाल लिया है। सो द फाइनल आंसर, जो इसका आंसर है इस छोटे से सैंपल प्रॉब्लम का, इट इज 0.435। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 0.435 मोल्स। ये है मोल्स ऑफ NO2, 0.435। तो ये रही बात हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन विथ वेपर डेंसिटी के साथ। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। You can expect several questions coming from this, and it is none other than Lee-Chatelier principle. तो चलो देखते हैं ली-चाटलियर प्रिंसिपल एक्चुअली क्या कहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना बेटा, ये एक तरह का
इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब किया जाए, कि जो प्रिंसिपल है, ये इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, एक वेल एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम को, तो उस रिएक्शन के साथ क्या होता है ना, ये बात हमें पता चलती है यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। जिस तरह से आपने पहले मार्कोनिकोव एडिशन पढ़ा है, तो वो एक रूल था, वो बताता था कि यार देखो, जो नेगेटिव एडेंडम है वो हमेशा उस कार्बन पर लग रहा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो वैसे ही ली चैटलियर प्रिंसिपल भी एक प्रिंसिपल है, एक रूल है। इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में कुछ इसने नहीं बताया था। जैसे मार्कोनिकोव एडिशन आप पढ़ते हो, उन्होंने एक रूल बताया, बहुत पहले उन्होंने एक रूल बताया, बट जब जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तो हमने उसको कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से, रीअरेंजमेंट से, ये सब चीज़ों से उस रूल को समझ लिया। लेकिन वो जब रूल बताया गया था तो वो एक तरह का समझ लो एक अंधा ज्ञान था कि हाँ यार ठीक है, ये रूल है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। लेकिन बहुत यूजफुल है ना। बहुत सारी जगहों पर रूल्स ही बहुत यूजफुल होते हैं, और बहुत सारे रूल्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम लॉजिक नहीं बता सकते। इस बात को आप समझिए। तो इन्होंने भी कुछ इसी तरह का एक रूल बताया, और इन्होंने कहा कि देखो यार, मुझे ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि कोई भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है ना, वेल एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है, अगर मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूं तो वो उस चेंज को काउंटर कर रहा है। सिंपल सी बात, उस चेंज को काउंटर कर रहा है। ये एकदम नॉर्मल सा स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, ऑल्दो ये स्टेटमेंट से बहुत सारी बारीकियां नहीं समझ में आती है, वो हम अभी समझेंगे आगे। बट स्टेटमेंट तो इसी तरह से इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया कि व्हेन एनी चेंज इज मेड, मैं एग्जैक्टली किताब की भाषा नहीं लिख रहा हूं, वो आप देख सकते हो, मीनिंग वही है। एग्जैक्टली चेंज इज मेड टू अ वेल established equilibrium, then equilibrium shifts itself in such a direction where it counters the change made. बट एक्चुअली मैं आपको मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से इसको कैसे सोचना है मैं बताऊं। ये तो ठीक है, अच्छा रूल है, और मैं बता दूं एक दो केस ऐसे भी आएंगे जहां पर हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री वाला जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन बताया ना, वो काम नहीं करेगा, बट ली चैटलियर प्रिंसिपल से उसको हम सोचेंगे। देखना भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से आप कैसे सोच सकते हो, अभी आपके पास एक औजार है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप ऐसे ही सोचो, है ना, ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आप ऐसे ही सोचो कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज कर सकते। तो इफ द चेंज दैट यू आर मेकिंग, ओके, इफ द चेंज दैट यू आर मेकिंग इज शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर रहा है, सो दैट विल नॉट हैपन। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आप चेंज करोगे तो रिएक्शन अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करेगा कि वो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अचीव कर ले। मैं बता रहा हूं कि ये वाला, ये ऐसा मत सोचना कि ये जो मैंने बोला मॉडर्न वाला ये फेल हो जाता है। फेल नहीं होता है। फेल ऐसे केस में होता है जब आपके पास सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया है। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में है क्या कि आपके इक्विलिब्रियम तो डिफाइन ही नहीं करते हो ना, उसके लिए कहाँ डिफाइन करते हो, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए नहीं करते हो। हमने तो उसको एक्टिव मास को कांस्टेंट मान लिया, पहले ही दिन हमने देखा एजम्पशन में हमने कांस्टेंट मान लिया। तो सिंस हमने वो कांस्टेंट माना हुआ है तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में वो काम नहीं करता, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही वैसा है। ऐसा नहीं है कि कहीं ये गलत साबित हो जाता है,
गलत नहीं साबित होगा, ये एकदम 100% कहीं गलत नहीं होगा। ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अगर टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो, बार बार बताने के बाद भी बच्चे ये चीज गलत करते हैं, आप मत करिएगा ऐसा, ठीक है। कि अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता फॉर अ गिवन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री वाला फंडा भी था ना। तो मॉडर्न आपको ऐसे सोचना है कि के इक्विलिब्रियम शुड नॉट चेंज एट गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस शुड नॉट चेंज। तो चलो अभी जब भी हम पढ़ेंगे केसेस लेंगे तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो अभी मत दो, आपका फोकस के इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो चलो पहला काम करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन मोल्स या चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन मोल्स और चेंज इन कंसंट्रेशन। मोल्स में कंसंट्रेशन में चेंज आया है, उससे देखेंगे। बहुत आसान है बेटा। सपोज करो ए से बी, ये एक कंटेनर इमेजिन करो जहां पर आपका ये इक्विलिब्रिया सेट है। ये इक्विलिब्रिया सेट है, मानो ये ए मोल्स है और इसके बी मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर। तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंटेनर जो है वो 1 लीटर वाला आप मान के चलो, तो बी अपॉन ए बेटा इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गई। अब आपने क्या किया है, उस कंटेनर से प्रोडक्ट को हटा दिया। प्रोडक्ट बना, बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस में ये किया भी जाता है कि जैसे प्रोडक्ट बने प्रोडक्ट हटा दो, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी टेकन एज अ चैलेंज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस बिकॉज वी नीड गुड यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। हमें ज्यादा यील्ड चाहिए प्रोडक्ट का, लेकिन वो रिएक्शन जो है बेचारा इक्विलिब्रियम तुरंत ही अटेन कर ले रहा है, इक्विलिब्रियम मान लो, और वो बिल्कुल अपने डिसीजन से टस से मस नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है नहीं, मेरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतनी ही रहनी चाहिए। तो अब हम क्या करें? अब हम चालाकी करते हैं। हम बोलते हैं ठीक है भाई, देखो तुम्हारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना बी, इसको हम धीरे धीरे से चुरा लेंगे। जैसे आपने चुरा लिया है बी को, तो क्या होगा? तो बी आपने जैसे लिया बेटा, तो बी छोटा हो गया। मेन फोकस ना तो ए पर है ना तो बी पर, फोकस हमारा इस रेशियो पर है, के इक्विलिब्रियम पर। तो जैसे आपने बी को ले लिया है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटी होने लगी, लेकिन हमें तो उससे चेंज नहीं करना है तो क्या करेंगे? ए को भी कम होना पड़ेगा, बी को भी थोड़ा बढ़ा दो। कुछ इस तरह से सोचो कि ये वैल्यू जो है, अब आपको ये नंबर गेम नहीं खेलना अभी बैठ के आप, सर ये कितना कम होगा तो कितना बढ़ेगा। आपके मन में बस ये देखना है कि जब आपने बी के मोल्स कम किए तो ये रिएक्शन आगे आएगी, मतलब ये जो A है अब ये A माइनस एक्स हो जाएगा। सिंस आपने B को कम किया तो जितना अमाउंट कम किया था उसमें थोड़ा और बढ़ने लगेगा, ठीक है, सो दैट के इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो बात यही है। अब आप इसको कंक्लूजन याद कर सकते हो कि जब प्रोडक्ट के मोल्स को कम किया जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड आती है, जब इसको कम किया जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड आती है। इसको बहुत लोगों को देखा है मैंने, ऐसा लिस्ट बना लेते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट, है ना, ये सब भी नीट वीट वाले बच्चे करते हैं, फ्लो चार्ट बना लेंगे। अच्छा ये करने से बढ़ता है, ये एरो ऐसा होता है, ये नीचे होता है, ये सब मत करो भाई, सिर्फ फोकस ऑन दिस, ओके। कहाँ तक याद रखोगे तुम, है ना, जस्ट फोकस ऑन दिस। आप वहाँ एग्जाम में बहुत आराम से देख सकते हैं इसको करके, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, छोटी सी बात है। तो इसी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, कि when extra moles of A is added, extra moles of A
इज एडेड, तो ए का अगर आप एक्स्ट्रा मोल्स डालोगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन आगे जाएगा यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लो छोटी हो जाएगी, तो रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड। तो देखो ये भी तरीका है ना, जैसे मैंने इंडस्ट्रियल तरीका आपको बता रहा था, तो बी को चुरा लिया है तो क्या होगा, तो ए और बी देगा, लेकिन ये रिएक्शन भी खुश क्योंकि इसने अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन कर लिया, फिर चुरा लिया है, फिर चुरा लिया है। इस तरह से आप बी को, जैसे बी फॉर्म हो रहा है उसको खत्म करते जाओ, खत्म करते जाओ, तो क्या होगा, आप मैक्सिमम यील्ड ऑफ बी पा पाओगे, गिवन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतनी ही रहेगी। हाँ वो बात अलग है कि आपका अगर पूरा ए खत्म ही हो गया तो, है ना, वो बात अलग है, वो कंसिडरेबल नहीं है, आप मैक्सिमम यील्ड पा पाएंगे आप, ठीक है। तो व्हेन एक्स्ट्रा मोल्स ऑफ, फिर वो खत्म होगा या नहीं होगा वो सब फिर रिएक्शन के ऑर्डर वगैरह पे भी डिपेंड करता है, काइनेटिक्स की बात है, उसको छोड़ते हैं अभी। व्हेन एक्स्ट्रा मोल्स ऑफ ए इज एडेड रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड। तो ये मैंने आपको मोल्स का बता दिया इफेक्ट। जैसे मोल्स का इफेक्ट है बेटा, कंसंट्रेशन का भी वही इफेक्ट है, ठीक है, कंसंट्रेशन का भी वही इफेक्ट है, मोल्स कंसंट्रेशन एक ही बात है, वॉल्यूम को बस कंसिडर अगर कर लो। दूसरा जो चेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है बच्चों को, वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर में चेंज होने से क्या होता है, इसको देखो, फिर ली चैटलियर से अगर मैं बोलूं तो आपको ऐसे सोचना है, ली चैटलियर से, बट मैंने आपको प्राइमरी आपका क्या फोकस कहां बताया रहना चाहिए, वो रहना चाहिए बेटा के इक्विलिब्रियम पर। तो ली चैटलियर से अगर सोचा जाए ना तो कुछ इस तरह की बात होती है कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां प्रेशर कम हो, जस्ट कि वो काउंटर कर रहा है उस चेंज को, ठीक है। तो पहले मैं इस तरह से बोल देता हूँ, ये लिख लेना आप, ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा, कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो, क्योंकि प्रेशर कम वहीं होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो चलो ठीक है, लिख लो कि जब आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन मूव्स इन अ डायरेक्शन वेयर देयर इज लेस प्रेशर, जहां प्रेशर कम है वो उधर की तरफ जाएगा एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल, और ये उसकी तरफ जाएगा। तो और लेस प्रेशर किधर है, लेस प्रेशर मतलब जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, क्योंकि वहीं प्रेशर कम है, गैसियस मोल्स कम है, उसकी तरफ जाएगा। यहां से तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्या इसके पीछे भी वो जो एक्चुअल जो रीजन है वो के इक्विलिब्रियम है, हाँ आप उससे भी देख सकते हो, ठीक है, के इक्विलिब्रियम ही रीजन है, उससे भी देख सकते हो। अभी आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाता हूँ के इक्विलिब्रियम के साथ इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है, देखना। देखो यहां पर बात बेटा कैसी है कि आपके पास सपोज ये रिएक्शन में लिखा ए गिव्स बी प्लस सी, थोड़ा मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि डेल्टा एन जी जो है वो नॉन जीरो रहे, सभी गैसियस है, ठीक है, सपोज सभी गैसियस है। अब मानो बेटा कि ये जो है दिस इज एट अ प्रेशर ऑफ सपोज 10 atm, ठीक है, ये 10 atm के प्रेशर पर है और इक्विलिब्रियम आ गई है, और इक्विलिब्रियम पे ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, सपोज करो, मैं पूरे कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तीनों चीजें इक्विलिब्रियम पर है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, अब मैंने क्या किया है कि मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया है, सपोज करो मैंने प्रेशर नाउ इंक्रीजेस टू 20 atm। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कंक्लूजन आपको बताऊंगा। प्रेशर सपोज करो मैंने बेटा कर दिया 20 atm, देखो तो प्रेशर बढ़ा दिया है, तो अगर सिंपल ली चैटलियर से सोचें तो प्रेशर बढ़ा दिया है तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन उधर जाएगी जहां प्रेशर कम है, रिएक्शन उधर जाएगी जहां प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम किधर है, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है,
तो अच्छा यहाँ एक गैसियस मोल है, यहाँ दो गैसियस मोल है, तो रिएक्शन तो सर पीछे जाएगी। तो सर रिएक्शन जो है वो तो पीछे जाएगी, क्योंकि गैसियस मोल्स की बात हो रही है, रिएक्शन पीछे जाएगी। तो ठीक है, ये भी बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि ठीक है यार, रिएक्शन पीछे जाएगी। लेकिन फिर इसको ना के इक्विलिब्रियम से भी सोचेंगे। चलो अभी मैं पीछे भेज देता हूँ। तो पीछे जाएगी तो ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, और ये रिएक्ट करके बनेगा 1 प्लस एक्स। ये भी मोल्स की बात कर रहा हूँ, ये सब मोल्स है। इसको बोलते हैं रिएक्शन पीछे जाना। लेकिन ये रिएक्शन पीछे जाकर अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतनी ही रखेगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, अरे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज ही कहाँ हुआ था, कैसे चेंज हुआ, प्रेशर बढ़ाए तो कैसे चेंज हुआ, थोड़ा समझा दो सर इस बात को। समझाते हैं। देखो इमेजिन करो बेटा, तुम्हारे पास ये कंटेनर था और इस कंटेनर में क्लोज्ड कंटेनर, मूवेबल पिस्टन जो भी है, और आपके पास इक्विलिब्रिया थी ए बी सी, तीनों 1 1 1 मोल्स में थे। बट के इक्विलिब्रियम हमने डिफाइंड ही इतनी खूबसूरती से किया है कि हम वहां मोल्स की बात नहीं करते, हम वहां कंसंट्रेशन की बात करते हैं। जी हाँ, तभी तो लॉज में फिट होता है अच्छे से। हम किसकी बात करते हैं, या तो कंसंट्रेशन की या तो प्रेशर की। तो अभी मैं कंसंट्रेशन की अगर बात करूं तो ठीक है, जब आप प्रेशर 10 से 20 करोगे ना बेटा, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली थोड़ा नीचे आएगा। वॉल्यूम नीचे आएगा, प्रेशर आप बढ़ाओगे, वॉल्यूम नीचे आएगा। और जब वॉल्यूम नीचे आया ना, जब वॉल्यूम नीचे आया तो इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, तीनों का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तीनों का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ऑल्दो मोल्स घटे, मोल्स बी के भी घटे, सी के भी घटे, लेकिन कंसंट्रेशन अभी बात ये कब बढ़ गया, जब सपोज करो आपका ये 1 ही है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म होके वो फिर कंसंट्रेशन बैलेंस करेगा अपने। अभी आप इतना समझो, अभी ध्यान से, जब ये 1 मोल ही है और 1 मोल पे ही अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया, तो क्या ये इस रिएक्शन को पसंद आएगा ये करना? नहीं सर, नहीं आएगा पसंद, क्योंकि आपने तो उसकी केसी चेंज कर दी। तो केसी उसका चेंज हो गया है, तो फिर वो अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। हाँ, मोल्स इसके कम हो जाएंगे, मानते हैं इसके मोल्स कम हो जाएंगे, बट जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो आप उतना ही मेंटेन कर पाएंगे। के इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड। और ये लॉजिक है इसके पीछे। आप देखें जो ली चैटलर हमने लिखा था, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हुआ है। तो सर कंसंट्रेशन कम हुआ तो रिएक्शन पीछे ही क्यों गया? अरे बेटा, क्योंकि कंसंट्रेशन तीनों का कम हुआ है ना, तीनों का कम हुआ है, बी सी और ए। तो इसका भी कम हुआ, इसका भी कम हुआ, इसका भी कम हुआ। तो जो नेट हम देख रहे हैं, नेट इफेक्ट किधर पड़ रहा है ज्यादा? तो इधर सिंस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा है, तो इधर नेट इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा, के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा। आप ऐसे सोचें, के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा। आप के इक्विलिब्रियम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने सर। ये कम थोड़ी हुआ है, ये कम थोड़ी हुआ, आपने प्रेशर बढ़ाया है ना, करेक्ट कर लेना, आपने प्रेशर बढ़ाया है। तो जब आपने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम हुआ है, तो कंसंट्रेशन क्या हुआ है? वॉल्यूम कम हुआ है तो कंसंट्रेशन बढ़ा है, इसका भी बढ़ा है, इसका भी बढ़ा है, कंसंट्रेशन, तीनों का कंसंट्रेशन बढ़ा है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा है तो नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट देखो बी और सी का बढ़ा है, तो के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए, वो उतना ही रहना चाहिए, इसलिए वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सो दैट इसके मोल्स को हमें कंपनसेट करके वापस से के इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर पाए। लेकिन एक और आपको मैं बात बताता हूं, आप इसमें ना कुछ नंबर्स लेकर आप एक बार ट्राई करके चेक भी कर लेना। इस बात को मैं बताता हूं आपको, देखो कि जैसे हमने यहां पर लिया ना, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बोल सकता हूं, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको बताऊंगा इससे, तो ये आप अलग से नोट कर सकते हो। देखो जैसे हमने ये लिखा ना, A gives B plus C, इस तरह से हमने लिखा, और हमने ये बोला कि शुरू में ये 1 मोल था, 1 मोल था, 1 मोल था, टोटल प्रेशर 10 atm था, इक्विलिब्रियम थी। तो इसका कुछ पार्शियल प्रेशर भी रहा होगा,
और जो आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि सबके मोल्स पता है, टेम्परेचर कंडीशन वगैरह, प्रेशर पता है टोटल, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप इजिली निकाल सकते हो इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, यूजिंग सिंपली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मोल्स पता है तो आप बता सकते हो। उसके बाद जब ये पीछे शिफ्ट हुआ तो ये 1 माइनस एक्स हुआ, ये 1 माइनस एक्स हुआ, ये 1 प्लस एक्स हुआ। ठीक है, ये हुआ, ये 20 एटीएम पर ऐसा हुआ। तो इसके पार्शियल प्रेशर्स आपने निकाल लिए थे, इसके भी पार्शियल प्रेशर्स होंगे ना कुछ, जब आपने 20 एटीएम पर ले गए बेटा, तो इसके भी पार्शियल प्रेशर होगा कुछ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये न्यू वाले न्यू पार्शियल प्रेशर्स तो चेंज होंगे, न्यू पार्शियल प्रेशर्स तो चेंज होंगे। यहां भी कुछ पार्शियल प्रेशर रहा होगा, ये तो हम बता भी सकते हैं। क्या है बेटा, 1/3 डाल्टन्स लॉ से 1/3 इंटू 10, दैट इज 10/3 10/3 10/3, ये इनके पार्शियल प्रेशर्स थे। और अभी भी कुछ पार्शियल प्रेशर्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन मोल्स कम हुए। तो सवाल ये है कि ये वाला पार्शियल प्रेशर और ये वाले पार्शियल प्रेशर में कौन सा बड़ा होगा, दोनों में कौन सा बड़ा होगा। सर कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू nRT/V होता है। तो देखो सर, मोल्स तो कम हुए हैं, तो इससे हमको लग रहा है एक बार में कि यार प्रेशर भी कम हो जाएगा, बट साथ ही साथ वॉल्यूम भी तो कम हुआ है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी तो कम हुआ है। और अगर वॉल्यूम भी कम हुआ है ना, तो प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाता है। प्रेशर यहां बढ़ जाता है, ये वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। सर ऑलवेज, हाँ मान लो ऑलवेज, आप कुछ भी रैंडम नंबर्स रख के, वैलिड नंबर्स रख कर चेक करना, मैथमेटिकली डिस्प्रूव करने की कोशिश मत करना। आप उसको कोई भी रैंडम वैल्यूज लेके, जो कि एक्सेप्टेबल वैल्यूज हो, उनको लेकर आप ट्राई करना एक बार, एंड यू विल गेट टू सी कि हमेशा ये मोल्स भले कम हो जाएं, बट जो पार्शियल प्रेशर्स है वो बढ़ जाएंगे। मतलब वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनी। और ये जो PA होगा विल बी ग्रेटर देन 10/3 से बड़ा होगा। PA विल बी ग्रेटर देन 10/3। खैर इसका तो मोल्स भी बढ़ा है, अगर PB की बात करी जाए तो ये कंफ्यूजन आता है। इसका तो मोल्स भी बढ़ा है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इसका प्रेशर बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा ही। और यहाँ पर PB भी बड़ा होगा 10/3 से। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये तो सर ऑब्वियस था सर, क्योंकि मोल्स भी बढ़ ही रहा है उसका, और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो वो तो बढ़ेगा ही। तो एक ये कॉन्क्लूजन है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्क्लूजन है, आपके काम आएगा, ये काफी काम आएगा। चलो अब एक चीज और बताते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसी में सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया की बात करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, पूरी फोकस के साथ आप इसको सुनिएगा। सपोज करिए मैंने कहा आयरन सॉलिड और मैंने कहा आयरन लिक्विड, और इस पर मैं अगर प्रेशर लगाऊं तब क्या होगा, इस पर अगर मैं प्रेशर लगाऊं तब क्या होगा। अच्छा, अगर मैं पीछे वाले के एक आध दो एग्जाम्पल और दे दूं आपको, तो वो भी लिख लेना। देखो साइड में एक दो एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो PCl5 गैसियस है, ये इसके साथ नहीं है, मैं फिर भी एक दो एग्जाम्पल दे दूं अगर किसी बच्चे को ढंग से नहीं समझ आया होगा तो भी। तो जैसे ये बेटा, तो अगर आप चाहते हो कि क्लोरीन का यील्ड ज्यादा मिले मुझे, इफ यू वांट कि क्लोरीन का यील्ड ज्यादा मिले, तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम आ गई, और इक्विलिब्रियम के बाद अगर आप एट इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाते हो, तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर प्रेशर कम है, प्रेशर कम किधर होता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं,
नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम होते हैं वहां प्रेशर कम होता है। तो गैशियस मोल्स तो सर इधर कम है, मतलब इसकी इस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर अगर प्रेशर लगाया जाए, अगर इसकी स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर प्रेशर लगाया जाए तो क्लोरीन का जो यील्ड आपको मिला है वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा। और अगर इसकी स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर आप प्रेशर को थोड़ा लो करते हो, हाँ इतना भी लो नहीं कर देना है कि वो रिएक्शन की फिजिबिलिटी ही खत्म हो जाए, है ना, रिएक्शन की फिजिबिलिटी ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, फिर तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्या फायदा। फिजिबिलिटी इंश्योर करना है, बहुत हद तक काइनेटिक्स भी इंश्योर करना है, कि ऐसा नहीं कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है उस टेम्परेचर पर, बस जबरदस्ती करा रहे हो। तो सभी का कंसिडरेशन लेते हुए एक्चुअली में किया जाता है काम को। तो आई होप आपको प्रेशर भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से देखना है। इस तरह के अब और भी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। कुछ अभी सैम्पल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसमें भी ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी ये कवर हो जाएगा, मैं इसे यहाँ नहीं लिखता। चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग केस, Fe सॉलिड Fe लिक्विड। अब यहां क्या करें, मैंने मानो प्रेशर बढ़ाया, मैंने प्रेशर बढ़ाया, ये एक स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रिया था, मैंने प्रेशर बढ़ाया, बढ़ा दिया प्रेशर। तो इक्विलिब्रिया का पहले ये देखो मतलब क्या है। इक्विलिब्रिया का मतलब आप ऐसे समझो, इक्विलिब्रिया का मतलब एक तरह का ये है कि ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रिया। आपने टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन कर दिए पिस्टन की, एक मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है जहां प्रेशर के कोई मायने हैं, और तब आपने उसको छोड़ दिया, तो लिक्विड और सॉलिड ये दोनों ही साथ में इक्विलिब्रियम में है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में। इस पे और अच्छे से डिटेलिंग अगर आपको देखनी है, लिक्विड सॉल्यूशंस के मेरे लेक्चर देख लीजिए आप, उसमें बहुत अच्छे से वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझाया है, जहां मैंने आपको लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिया के बारे में बताया है। इसमें भी मैं फेज डायग्राम पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तो वहां भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। सो Fe सॉलिड Fe लिक्विड, प्रेशर को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो सर के इक्विलिब्रियम से देख लेते हैं, लेकिन फिर वहीं फंस जाओगे कि के इक्विलिब्रियम जो है उसमें तो लिक्विड सॉलिड को लेते ही नहीं है सर, लो अब क्या करोगे। तो यहाँ काम आएगा आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिस तरह से उसने कहा है बस वैसे ही सोचो, और सच में ये फॉलो होता है। अभी आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, सच में फॉलो होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा, ध्यान से सुनना भी, ठीक है। तो आप ये बताओ कि सपोज आपके पास यहाँ कोई लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई लिक्विड रखा हुआ है, कोई भी ये लिक्विड रखा हुआ है या कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, लेट दिस बी एनी सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस आप इमेजिन करो ये एक्सपैंड हो गया, ये सब्सटेंस, यही सेम सब्सटेंस एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंडेड, यही सेम सब्सटेंस एक्सपैंड हो गया, तो क्या फीलिंग आ रही है, क्या कंटेनर पर प्रेशर बढ़ेगा। क्या ये सब्सटेंस जैसे गैस होता है, तो गैस क्या है, बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपैंड हो सकता है। ये आप ऐसे सोचो कि जब आपने यहाँ पे इस सब्सटेंस को एक्सपैंड किया, जब ये एक्सपैंड हुआ तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया होगा, तब अंदर का प्रेशर बढ़ गया होगा, ठीक है, ये बात तो सर ठीक है, घुस गई दिमाग में, एक्सपैंड हुआ अंदर का प्रेशर बढ़ गया होगा। अब ये बताओ मुझे, जब ये एक्सपैंड हुआ तो इसकी मास तो चेंज हुई नहीं, क्योंकि मास तो कंजर्व्ड है, मास तो नहीं चेंज हुई, बट क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है। जी हाँ, वॉल्यूम चेंज हुआ है, इसका वॉल्यूम बढ़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा है, मास उतना ही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो सब्सटेंस है ये एक्सपैंड होने के बाद नाउ इट इज लेस डेंस, ऐसा बोल सकता हूं। एक्सपेंड होने के बाद इट इज लेसर, इट इज ऑफ लेसर डेंसिटी,
बिकॉज वॉल्यूम बढ़ गया है, मास उतना ही है, मास अपॉन वॉल्यूम आपका डेंसिटी होता है। तो इस तरह से आपने ये कहा, तो इससे क्या मैं ये कॉन्क्लूजन निकाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या ये कॉन्क्लूजन आप निकाल सकते हैं कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, तो होता क्या है, या फिर प्रेशर बढ़ाते हो अभी मत बोलो, आप इसको थोड़ा भी और सिंपल करो। आप ऐसा बोलो कि जब भी प्रेशर बढ़ता है, और ऐसे लिखो, देखो, जब भी आप लेस डेंस की तरफ जाते हो, ऐसे लिखो, जब आप लेस डेंस की तरफ जाते हो, लेस डेंस की तरफ जाते हो, तब प्रेशर बढ़ता है। कुछ ऐसा लिखा अपन ने, तब प्रेशर इंक्रीज होता है। ये आपने लिखा, हिंदी सबको आती होगी आई गेस। तो लेस डेंस की तरफ जाने से प्रेशर बढ़ता है, और इसी तरह से जब मोर डेंस की तरफ जाते हो तो प्रेशर कम होता है। ये कंक्लूजन आप लिख लो अपनी कॉपी में, मोर डेंस की तरफ जाते हो तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर डिक्रीज होती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब आओ पकड़ो इस इक्विलिब्रियम को और ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो चलिए पकड़ते हैं इस इक्विलिब्रियम को। दिस इज Fe सॉलिड एंड Fe लिक्विड, Fe सॉलिड Fe लिक्विड, ये आपके पास है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैंने कहा कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, तो बेटा जब मैंने प्रेशर बढ़ाया है तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? रिएक्शन मूव करेगा जिधर प्रेशर कम है, यही होगा ना। रिएक्शन मूव करेगा जिधर प्रेशर कम है, और प्रेशर कम किधर है? प्रेशर कम किधर है? मोर डेंस की तरफ। प्रेशर कम किधर है? मोर डेंस की तरफ, और प्रेशर कम है मोर डेंस की तरफ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। इसलिए प्रेशर जब आप बढ़ाओगे तो ये इक्विलिब्रिया किधर मूव करेगा? मोर डेंस की तरफ। किधर मूव करेगा? मोर डेंस की तरफ। तो प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर मैंने इधर बढ़ाया, तो ये रिएक्शन क्या? मोर डेंस। अब कौन होता है मोर डेंस? जी हाँ, सॉलिड ही ज्यादा मोर डेंसिटी के साथ चलता है ना। तो प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मतलब अब लिक्विड भी इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, टुवर्ड्स Fe सॉलिड। क्यों? अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। अब फिर वही बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है ना। ये नेचर है सब्सटेंस का, ये सब्सटेंस का नेचर है जो ली चार्टलियर ने बताया था कि यार ऐसा होता है। क्यों होता है? बस प्रकृति है, ऐसा ही होता है, और आपको भी ऐसे ही सोचना है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड Fe सॉलिड। अब आपको मैं बताता हूं एक बेहतरीन पॉइंट, एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट, सुनना मेरी बात। जनरली क्या होता है, जनरली आप ये देखे हैं कि सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। बट क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है, क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जहां पर ऐसा नहीं होता? जी हाँ, वो है आपका वेरी फेमस वाटर। तो वाटर में ऐसा नहीं होता है, वाटर तो उल्टी बात करता है ना। वाटर का सॉलिड वाटर या फिर सॉलिड आइस की बात करूं, सो इट इज एक्चुअली लेस डेंस। जी हाँ, सॉलिड आइस इट इज लेस डेंस देन वाटर। तो वहां गेम अलग है, बाकी सॉलिड्स में बात अलग है, लेकिन सॉलिड वाटर में बात अलग है। तो ऐसा क्यों है सर सॉलिड आइस का? आप वो फिर इनऑर्गेनिक वाले रीजंस हैं उसकी, एच बॉन्डिंग और वगैरह वगैरह, बट मैं तो इसको बोलूंगा नेचर है, नेचर है, वो बना ही ऐसा है।
हाँ, उसके अंदर एच बॉन्डिंग है, वैसा वो भी तो नेचर ही है ना एक तरह का, कि वो एच बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है उसमें कि उसकी डेंसिटी कम हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, वो तो ऐसा हो जाता है, तो एक तरह का नेचर ही है उसका। तो इसीलिए पानी जो है वो विचित्र है, ठीक है। तो अभी एक मैं आपको मजेदार पॉइंट बताता हूं कि देखो सॉलिड आइज में उल्टा है। अब इसी में मैं बेटा अगर ऐसा लिखता ना, H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, इसका इक्विलिब्रियम मैं अगर लिखता, H2O सॉलिड H2O लिक्विड, अगर ये इक्विलिब्रियम लिखता मैं और मैं कहता प्रेशर बढ़ा रहा हूं, मैंने कहा प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाता, जहां प्रेशर कम हो। प्रेशर कम किधर होता है, मोर डेंस की तरफ। प्रेशर कम किधर होता है, मोर डेंस की तरफ। तो मोर डेंस कौन है यहाँ पे, सॉलिड या फिर लिक्विड? जी हाँ, ये मोर डेंस है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड वाटर, वाटर लिक्विड की तरफ शिफ्ट होता है। और हाँ, यही रीजन है, मैंने एक दो बार और भी बताया है अपनी रियल जेई एडवांस सीरीज के जो फेज डायग्राम का एक क्वेश्चन कराया मैंने, शायद पार्ट 88 जरूर देखना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन भी एकदम धांसू है, देखना एक बार जाके। तो वहां जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसमें भी मैंने ये बात बताई है कि इसी वजह से आइस पर स्कीइंग करना पॉसिबल होता है। जो स्कीइंग करते हैं ना आइस पर, क्यों पॉसिबल होता है, तो जो ब्लेड्स होते हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं, आइस पर प्रेशर लगा रहे हैं, और जब आइस पे प्रेशर लगता है ना तो इक्विलिब्रिया किसकी तरफ शिफ्ट होती है, लिक्विड की तरफ। और दूसरे सॉलिड्स में ऐसा नहीं होगा। आप अगर आयरन बिछा ले और सोचो उसमें मैं स्कीइंग करूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, हाइपोथेटिकली सोचो। तो यहाँ पे क्या होता है, वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट हुआ तो फ्रिक्शन कम हो गया। अब वो फ्रिक्शन कम हो गया, इस वजह से आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली स्लाइड कर सकते हो। सो दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ वाटर, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ वाटर। एंड अभी हमारे पास एक तो टॉपिक और बचा हुआ है, कैटलिस्ट का इफेक्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, और फिर फेज डायग्राम। These topics we will be covering in the lecture 5. That will be the last lecture of chemical equilibrium. I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे और उसके बाद हम वेलकम करेंगे द जायंट, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम का। वो चैप्टर और मजा आएगा आपको पढ़ने। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहें अपने जेई एडवांस तक। जो भी दिक्कतें आती हैं बताएं और पूछें और अच्छे से आगे बढ़ें। क्वेश्चन साथ में ऑनेस्टली करते रहें। मैं बता रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का इससे बेटर लेवल आप कहीं नहीं पाओगे। आप कुछ मत सोचो, सीधे आओ और पढ़ाई करना स्टार्ट करो हमारे साथ, ठीक है। अभी समय मिलेगा तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की भी धांसू चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।